प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूं। आज के इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के अंतर्गत पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चन रिवीजन फटाफट के अंतर्गत मिक्स्ड पीवाईक्यू पार्ट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड जो जून 23 से लिया गया है। यह आपको यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट अवश्य करेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न 1 की ओर चला जाए। प्रश्न 1 हमारा है, शून्य परिकल्पना निम्नलिखित में से सार्थकता परीक्षण के किस पी मान के लिए सत्याभासी प्रतीत होती है? ए 43%, बी 0.27%, सी 3%, डी 0.43 ऑफ 1%। ऑप्शन आपको ABCD में है, तो सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है, द नल हाइपोथेसिस लुक्स प्लॉजिबल फॉर which of the following p values of a test of significance? A 43%, B 0.27%, C 3%, D 0.43 of 1%। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD से हमारा क्या होगा? यहाँ पूछा जा रहा है कि पी वैल्यूज ऑफ ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो पी वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए जो दिए गए हैं परिणाम, उनके बराबर या उससे अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी प्रभाव या किसी अंतर की धारणा की संभावना के रूप में डिफाइंड परिभाषित किया जाता है। तो ये होता है आपका पी वैल्यू। पी वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता, संभावना व्यक्त करने का, यह कि किस प्रकार इसका मापन हो सके। भिन्न भिन्न समूहों के बीच कोई भी अंतर यह संयोग का एक कारण है, परंतु शून्य परिकल्पना यानी जीरो हाइपोथेसिस वैकल्पिक परिकल्पना के प्रतिलोम होता है, उसका वह अपोजिट होता है, जिसमें हम कल्पना करते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच आपस में कोई भी संबंध नहीं हो। इसे ही हम शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसे नल हाइपोथेसिस को HO से प्रदर्शित किया जाता है। शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस के सार्थक परीक्षण के लिए 43% और 0.27 p के लिए सत्याभासी प्रतीत होती है। यह हमारा ऑप्शन A और D की ओर है। A और D की ओर है। A और D स्टेटमेंट हमारा A अर्थात 43% और 0.27%। A और B D नहीं होगा यहाँ। A और B यानी 0.27%। ये जो है हमारा ऑप्शन A की ओर है। ऑप्शन हमारा A की ओर है। ऑप्शन A एंड B ओनली ऑप्शन A।
सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ए एंड बी ओनली, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है। जब अनुसंधानकर्ता प्रत्येक डेटा संग्रह बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिचयन करके किसी विशिष्ट सुभाषित जनसंख्या का विभिन्न कला विधियों में अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ए कोहार्ट अध्ययन, बी प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, सी पैनल अध्ययन, डी भूतलक्षी अध्ययन। इंग्लिश इसकी है, when researchers study a specific well-defined population over time sampling different people at each data collection point, it referred to a cohort study, b cross sectional study, c panel study, d retrospective स्टडी। तो इसमें ABCD में हमें सही का चयन करना है कि हमारा सही विकल्प कौन सा होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि जब अनुसंधानकर्ता, जब रिसर्चर अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिचयन कर करके किसी विशिष्ट सुभाषित जनसंख्या, जैसे कि यह एक पॉपुलेशन हमारा है और इस पॉपुलेशन के अंतर्गत जो डाटा हमें प्राप्त होता है उन डाटा के अलावा हमारी दृष्टि कहीं और जाती है और उससे उसका जो इसी समय में उस डाटा के संदर्भ में जो स्टडी की जाती है वो हमारा कोहोर्ट स्टडी के नाम से जाना जाता है। और इसमें डाटा जो है छुपा हुआ रहता है और छुपा हुआ उसको विशेष रूप से उस पर फोकस किया जाता है उसी समय अवधि में, तो ये हमारा कोहोर्ट स्टडी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ए, कोहोर्ट स्टडी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर पर। स्टूडेंट्स टी टेस्ट का सामान्य उपयोग कब किया जाता है? ए 2 समूह की तुलना करने में यह देखने के लिए कि क्या उनके मध्य में अंतर है, बी अनेक समूह की तुलना करने में यह देखने के लिए कि क्या उनके मध्य में अंतर है, सी समय श्रृंखला की स्थिति का परीक्षण करने में, डी किसी मॉडल की उपयुक्त का परीक्षण करने में। इसमें ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। हमारा क्या होगा? इंग्लिश हमारा है इसका, द स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज टिपिकली यूज्ड ए इन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स डिफर, बी इन कंपेयरिंग मल्टीपल ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स डिफर, सी इन टेस्टिंग द स्टेशनरिटी ऑफ ए टाइम सीरीज, डी इन टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए मॉडल। इसमें आपको ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। हमारा सही क्या होगा? टी टेस्ट। उसमें भी कौन सा टी? स्टूडेंट टी टेस्ट। क्या हमारा पूछा जा रहा है? स्टूडेंट टी टेस्ट, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। इसमें कि सामान्यतः कब उपयोग किया जाता है? तो इसमें जब 2 समूहों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है, 2 समूहों के बीच जब कोई महत्वपूर्ण अंतर है, वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है, कैसे एक दूसरे से संबंधित है, तो इसी को हम सब टी टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और टी टेस्ट के कुछ विशेषताएं हैं, टी टेस्ट के कुछ विशेषताएं हैं। टी टेस्ट इसके हम लोग समझे कि टी टेस्ट का जो हमारा है 1 नंबर पर समझे, ये हमारा सही आंसर है। इन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स डिफर, अर्थात 2 समूहों की तुलना करने में
यह देखने के लिए, टू सी, यह देखने के लिए कि उनके मध्य में डिफर क्या है, अंतर क्या है। ये टी टेस्ट, यही हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। इसके टेस्ट के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एक स्वतंत्र नमूना जो टी टेस्ट होता है, उसका है कि 2 समूहों के माध्यों की तुलना करता है। दूसरा हमारा है कि जब युग्मित नमूना टी टेस्ट अलग अलग समय पर एक ही समूह के साधनों की तुलना करता है। तीसरा आपका है कि एक नमूना टी टेस्ट जो किसी ज्ञात माध्यम के विरुद्ध एकल समूह के माध्य का टेस्ट परीक्षण करता है। तो ये थे आपके 3 मुख्य प्रकार। इसको ध्यान रखेंगे और उसी आधार पर हमारा स्टूडेंट्स टी टेस्ट पकड़ा जाएगा। तो ये थे हमारा सही ऑप्शन ए। इन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स डिफर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में 57% समानता का पता चलता है, तो साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी अधिनियम 2018 के अनुसार विद्यार्थी ने किस स्तर की साहित्यिक चोरी की है। इंग्लिश हमारा है इसका कि a similarity of 57% is detected in the thesis submitted by a student as per UGC regulation 2018 on plagiarism. The student has committed plagiarism of level A1, B2, C3 और D है 4। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि यूजीसी अधिनियम जो रेगुलेशन हमारा है 2018 के अनुसार जब कोई रिसर्चर शोध करता है और उसके थीसिस में 57% की समानता पाई जाती है, उसमें सिमिलरिटी होती है, तो यह किस लेवल की साहित्यिक चोरी मानी जाती है, किस लेवल की साहित्यिक चोरी मानी जाती है। तो ये हमारा है लेवल 2। लेवल 2 साहित्यिक चोरी 2 स्तर 2 की मानी जाती है। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह हमारा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर है। 5वां प्रश्न हमारा होगा, ये गलत है। 5वां, किसी जर्नल के लेख के लिए एपीए संदर्भ शैली में निम्नलिखित में से कौन सा अंत में आएगा। ए, लेखक का अंतिम नाम, बी, अनुसंधान लेख का शीर्षक, सी, पृष्ठ संख्या, डी, डीओआई संख्या। इंग्लिश इसकी है, in APA style, referencing for a journal article, which of the following would come in the end? A, in last name of the author, B, title of the research article, C,
पेज नंबर, DOI नंबर। ये आपको ABCD से सही ऑप्शन का चयन करना है। पूछा जा रहा है कि APA यानी अमेरिकन के संदर्भ में हमारा जो है कि जर्नल आर्टिकल APA स्टाइल का जो जर्नल आर्टिकल है वह जब लास्ट होता है तो उसमें कौन सी बातें आती है, कौन सा संदर्भ शैली आती है? क्या लेखक का अंतिम नाम, अनुसंधान लेख का शीर्षक, या पृष्ठ शीर्षक संख्या, या DOI संख्या? तो सीधी सी बात है कि लेखक का नाम अंतिम में नहीं होगा, लेखक का नाम अंतिम में नहीं होगा, शीर्षक का नाम भी नहीं होगा और पेज संख्या भी नहीं होगा। क्या होगा? तो हमारा होगा DOI नंबर, जो ऑप्शन डी की ओर है। किसी भी जर्नल में जब लेख के लिए APA संदर्भन शैली में DOI संख्या सबसे अंत में आएगा, इन द लास्ट, सबसे अंत में आएगा। DOI अक्षर एवं प्रतीक, सिंबल की एक स्ट्रिंग है, इसका उपयोग लेख या हमारा जो भी हो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को विशिष्ट रूप से पहचानने एवं उसको अस्थायी वेब का पता प्रदान करने के लिए DOI नंबर जो है अस्थायी वेब का पता बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए DOI नंबर जो है वह सबसे अंत में रहता है। हमारे जर्नल के जो लेख है उसके अंत में आएगा DOI नंबर। सही हमारा ऑप्शन डी है। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, DOI नंबर, ऑप्शन डी। ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। आशा है रिसर्च थोड़े थोड़े और आसानी से आराम से समझने सीखने की चीज़ है। इसमें जल्दीबाजी और ज़्यादा क्वेश्चंस की आवश्यकता नहीं है। और जब भी हम अपनी दिमाग लगाएंगे, रिसर्च को प्रायः इंग्लिश मीडियम से ही टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका हिंदी रूपांतर बहुत ही कठिन होता है। अब कोहॉर्ट स्टडी एक स्वयं में ही इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी रूपांतरण बहुत दिक्कत है और कठिन होती है उस समय परीक्षा में। और जब भी NTA सेट करता है तो और कठिन से कठिन शब्दों का चयन कर लेते हैं, जो परीक्षार्थी को, जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, एस्पिरेंट, उन्हें और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर इंग्लिश में ही इसे करने की कोशिश किया जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।